हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको बीए प्रोग्राम और ऑनर्स में कई बार देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है द गुप्ता एरा। तो गुप्ता एरा के बारे में हम लोग, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कौन कौन से रूलर्स थे इसके अंदर, कैसे इसके हिस्टोरिकल सोर्सेज कैसे पता लगे हमें इसके बारे में, और इसको गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो काफ़ी डिटेल में वीडियो हम करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्ता जो रूल है वो करीब 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी सी तक चलता रहा, और इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे अलग अलग रूलर्स आए जो एक से एक प्रोमिनेंट और महान राजा थे, जिसने इस डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। और गुप्ता डायनेस्टी को जो है इसके अंदर काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी देखने को मिली इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले इसके अंदर, और जिसकी वजह से जो गुप्ता टाइम पीरियड है उसको हम लोग एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द गुप्ता एरा, कि हम लोगों को गुप्ता एम्पायर के बारे में ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं। तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि अलग अलग इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, काफ़ी सारा लिटरेचर वर्क इनके ऊपर लिखा गया है, जिनसे हमें इन सब के बारे में, गुप्ता एम्पायर्स के बारे में जानने को पता लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है आपका प्रयाग प्रशस्ति। सबसे पहले आप समझिए कि प्रशस्ति क्या होती थी। प्रशस्ति का मतलब होता था कि बहुत सारा लिटरेचर वर्क होता था, पोयम्स वगैरह होती थी, जो कोई भी किसी भी राजा के बारे में, उसका जो दरबार के अंदर कवि था, तो कोर्ट पोइट अपने राजा के महानता के बारे में दर्शाते हुए बहुत सारे पोयम्स लिखते थे, उसको प्रशस्ति बोलते थे। जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्रशस्ति है हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है गुप्ता एरा के बारे में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन इसके राजा थे। और ये जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेना के द्वारा लिखा गया है। हरिसेना जो है उस वक्त समुद्रगुप्त के कोर्ट पॉइंट थे, और इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया, जो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गुप्ता एम्पायर के बारे में प्रोवाइड करती है। बात करते हैं कॉइन्स की, तो बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स जो हैं जो गुप्ता एम्पायर के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे वो भी मिले हैं। उनसे भी हमें काफ़ी सारा इतिहास पता लगता है गुप्ता एम्पायर के बारे में, कि इनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, कल्चर, रिलीजन कैसा था। जैसे कि बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर समुद्रगुप्त जो रूलर्स हैं वो वीणा बजाते हुए दिखा रखे हैं, जो दिखाता है कि समुद्रगुप्त जो है या फिर गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। सिंगिंग को और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको काफ़ी प्रमोट किया जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो इनके कॉइन्स पे देखने को मिली हैं, जो गुप्ता एम्पायर के राजा महाराजा के बारे में, उनकी काफ़ी सारी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिए, जो पॉलिटी हुआ करती थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, वो मोनार्की इन नेचर थी, मतलब राजतंत्र चलता था और राजा ही सबसे सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था। उसके अलावा क्योंकि गुप्ता एम्पायर बहुत वास्ट एरिया में फैला हुआ था, तो गुप्ता एम्पायर को उसका प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए पूरे साम्राज्य को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा था। सबसे ऊपर तो जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसको राजा ही चलाता था। उसके अलावा पूरे प्रांत को, पूरे जो साम्राज्य था, एम्पायर था, उसको अलग अलग प्रोविंसेस में बांट रखा था, अलग अलग प्रांतों में बांट रखा था, जिन प्रांतों को हम लोग भुक्तीज के नाम से जान सकते हैं। तो अलग अलग भुक्तीज में उनको बांट रखा था, और उन भुक्तीज को चलाने के लिए जो है उपरिका की पोस्ट हुआ करती थी। तो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको उपरिका बोला जाता था, और पूरे साम्राज्य को अलग अलग प्रोविंसेस में बांट रखा था। तो उपरिका की जो पोस्ट होती थी उसको खुद राजा अपॉइंट करता था, और उसके अलावा भी और भी डिटेल में सरकारें चलती थी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और लोकल गवर्नमेंट के तौर पर चलाने के लिए भी अलग अलग वैश्याज को बना रखा था, और इसको विश्वपति चलाया करते थे। तो ये तीसरा जो ब्रांच थी इनकी सरकार की, विश्वास को बना रखा था, जिनको चलाने के लिए विश्वपति थे, और इन विश्वपति का जो अपॉइंटमेंट था वो प्रोविंशियल गवर्नर करता था। तो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे बड़ी जो पोस्ट हुआ करती थी वो राजा की हुआ करती थी, और जो रूलर्स भी थे, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की थी, तो वहाँ पर पॉलिटिकली हायरार्की का सिस्टम चलता था। अगर आप पूछोगे ये क्या होता है, तो जो राजा होते थे वो भी अलग अलग टाइटल्स लिया करते थे, जैसे कि परमेश्वर, जैसे कि विक्रमादित्य के टाइटल्स, महाराजा के टाइटल्स,
महाराजा धीराज के टाइटल्स, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइटल्स थे जो उनकी सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए इन टाइटल्स को लिया जाता था। और इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि जो गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे वो अपने आप को डिवाइन ऑर्डर से जोड़ के दिखाते थे, मतलब अपने आप को दैवीय शक्तियों से जोड़ के दिखाने की कोशिश करते थे। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए राजा के बाद कोई इम्पोर्टेंट अथॉरिटी थी तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता था, मंत्री परिषद बोला जाता था। और ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक पूरी बॉडी थी जिसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स आते थे जो राजा को उसके डे टू डे अफेयर्स को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मदद करते थे। जैसे कोई मिलिट्री का इंचार्ज था, कोई फॉरेन रिलेशंस का इंचार्ज था, कोई जुडिशल सिस्टम का इंचार्ज था, कोई लैंड रेवेन्यू सिस्टम का इंचार्ज था। तो इस तरीके से सारी मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती थी जिसको मंत्री परिषद के अंदर शामिल किया जाता था। और इनका काम भी यही था कि राजा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या बेहतर प्रशासन के अंदर मदद करना। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी संधि विग्रहिका और महासंधि विग्रहिका। दीज वर कंसिडर्ड एज अ मिनिस्टर्स फॉर वॉर एंड पीस। इसका मतलब अगर आप समझोगे तो आज के टाइम पे इनका काम जो है लगभग फॉरेन मिनिस्टर्स जैसा होता था कि किसी भी राज्य के साथ कैसे संबंध रखने हैं, किसके साथ जो है वॉर लड़ाई करनी है, किसके साथ जो है पीस एग्रीमेंट करना है, ट्रीटीज़ अलाइंसेस किसके साथ बनानी है, ये इनका काम हुआ करता था। उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी जैसे कि दंड नायक या फिर महादंड नायक भी हुआ करते थे। ये जो पोस्ट थी वो एक तरीके से जुडिशल मिनिस्टर के तौर पर आप समझ सकते हो, लॉ मिनिस्टर के तौर पर। और इनका काम भी यही था कि ये जो रैंक थी वो जुडिशल और मिलिट्री ऑफिसर्स को दी जाती थी। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जैसे कि महाशिवपति के नाम से भी थी जो कि कमांडर इन चीफ हुआ करते थे कैवलरी के। जो भी उनके पैदल सैनिक थे उन सबको देखभाल करने की जिम्मेदारी इनकी थी। इनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए आर्मी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो गुप्ता एम्पायर क्योंकि बहुत बड़े साम्राज्य में, बहुत बड़े टेरिटरी में फैला हुआ था, तो इसके लिए आर्मी की बहुत इंपॉर्टेंस थी इनके अंदर, क्योंकि इसका इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए आर्मी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए गुप्ता एम्पायर के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी जो हमेशा लड़ने के लिए तैनात रहती थी। इनकी आर्मी के अंदर जो है पैदल सैनिक से लेके हाथी, घोड़े और रथ सभी तरीके के सैनिक शामिल हुआ करते थे। और यही एक रीज़न था कि इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, तभी जो गुप्ता एम्पायर था इन्होंने एक पॉलिटिकल यूनिटी बना के रखी, मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया और इन सबको इकट्ठा करके रखा। तो आगे हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट की वीडियो में कि इसको गोल्डन एज क्यों बोला जाता है गुप्ता एरा को, और इसके अलावा कौन कौन से महान रूलर्स थे और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था गुप्ता एम्पायर को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हम पढ़ेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य का डिक्लाइन किया हुआ उसके पीछे रीजंस क्या थे। तो ये सारी चीज़ें को देखने के लिए सेकंड पार्ट की वीडियो, जिसको लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।